गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का बोध युक्ति क्लासेज में स्वागत है। आज 14 अक्टूबर है, तो देखते हैं सबसे पहले कि आज के न्यूज़पेपर में कौन सा महत्वपूर्ण न्यूज़ था जो आप लोगों के लिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट महत्वपूर्ण होगा। तो सभी पक्षों को देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आज का न्यूज़ है मध्य पूर्व में शांति शिखर सम्मेलन 2025। देखिए, मिस्र में जो आयोजित किया गया है यह सम्मेलन, तो सबसे पहले यह समझिएगा, यह समाधान अस्थाई समाधान के तौर पर देखा जा रहा है। तो यह कितना अस्थाई होगा, यह गर्त में छपा हुआ है, भविष्य के गर्त में। और यहाँ से समझिएगा, ऐसा बोला जा रहा है कि 3000 वर्ष पूर्व की जो समस्याएं चली आ रही उसका कुछ समाधान निकला है। अमेरिका और उससे संबंधित 20 देशों ने इसके लिए द्विराष्ट्र सिद्धांत को लेकर जो मान्यता संयुक्त राष्ट्र में ली गई थी और उस पर चर्चाएं लगातार हो रही थी, तो उसको लेकर शिखर सम्मेलन में समाधान का प्रयास किया गया है। तो यह न्यूज़ आप लोगों के लिए इसके पीटी फैक्ट, मेंस फैक्ट और इंटरव्यू फैक्ट, पीटी, मेंस प्लस इंटरव्यू, पीएमआई, तीनों स्तरों पर इम्पॉर्टेंट है। खासकर इस बार जो इंटरव्यू देंगे इस न्यूज़ को बहुत बेहतर तरीके से डीप एनालिसिस करके जाइएगा, तो यहाँ पर बहुत से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है लिप्स 2025 पहल का शुभारंभ। अभी हाल ही में मैंने डीएनए आप लोगों को कराया था कुछ दिन पहले ही, तो उसमें मैंने लॉजिस्टिक कॉस्ट की चर्चा की थी ना, उसी से संबंधित देखिए लिप्स 2025 लाया गया है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कैसे कम किया जाएगा, जो हमारा नीति है उसको और भी कैसे मजबूत तरीके से रख सकते हैं, और टारगेटेड प्लान करके हम कैसे इसके लिए नई पहल को रियल टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, बेहतर आउटपुट ले सकते हैं। इसके लिए यह लिप्स जो पहल लाई गई है उसको हम लोग देख लेंगे। इससे संबंधित पीटी फैक्ट, मेंस फैक्ट को देखेंगे। फेयर से फुर्सत, निश्चित हवाई किराया योजना, टीयर 2 टीयर 3 शहरों के लिए जो उड़ान योजना आया था, उड़ान 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, तो जो आउटपुट आया उसके आधार पर यह देखा जा रहा है कि मान लीजिए आप आज आपकी तारीख में आपको क्या करना है, उड़ान भरनी है किसी भी एक शहर से दूसरे शहर में, तो आपको क्या होता है, किराया के रेट है ना बढ़ जाता है। जितना नज़दीक आप टिकट लीजिएगा अपने गंतव्य, जिस दिन आपको प्लान है उड़ान भरने के लिए, तो फेयर बढ़ जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी जिसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह प्रयास किया जा रहा है। इसके पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो भी आउटपुट आएगा उसके आधार पर इस जो निश्चित जो किराया है उसके लिए पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो यह मील का पत्थर साबित होगा जो टीयर 2 शहर है, टीयर 3 शहर है, उसके लिए आवागमन को तीव्र करने के लिए। क्योंकि बहुत सा अगर पैसा अधिक लगता है तो फिर भी लोग 2-4 बार सोचते हैं कि मैं यहाँ से वहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ, फिर भी वो अपने सस्ते आवागमन के साधन का विकल्प ढूंढते हैं। तो इसलिए अभी एक चीज़ है, तो इसे हम लोग देखेंगे। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा मंथन जो है हमारा 2025 लाया गया, यह क्या है, यहाँ से पीटी फैक्ट को हम लोग देखेंगे। यह क्यों चर्चा का विषय बना हुआ मंथन 2025, तो इसकी हम लोग एक नज़र देखेंगे। राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण जो NHIS 2026 की बात की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ बहुत तरीके के बहुत स्तर पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराए जाते हैं। अभी तक यह घरेलू आय का जो था, राष्ट्रीय घरेलू आय का, उसका सर्वेक्षण नहीं हो पा रहा था, और बहुत से देशों में इससे संबंधित सर्वेक्षण होते, उसके बेहतर रिजल्ट आ रहे थे। तो इससे संबंधित अब क्या होगा, सर्वेक्षण होगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा पीटी, मेंस और इंटरव्यू, यह तीनों स्तरों पर इंपॉर्टेंट होगा। यह पहली बार ऐसा सर्वेक्षण 2026 में होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से प्रश्न आपको लगातार पूछे जाएंगे, तो आप लोग को तैयार रहना है इन सभी प्रश्नों को लेकर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, तो अंत तक जरूर देखिए, चीज़ों को समझिए और डिटेल चीज़ों को समझिए, डेप्थ उसका क्या है, उसके भविष्य के लक्ष्य क्या है, सभी पक्षों को। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है विभिन्न जगहों पर उपलब्ध है, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, PDF और MCQ सीरीज वहाँ चलाए जा रहे हैं, उसका लाभ लीजिए।
और जो आगे के बच्चे था 72वीं जो देंगे, यूपीएससी इस बार देने वाले हैं, तो ये सब जो यूपी पीसीएस है सभी लोग तैयारी कर सकते हैं। आपको जीएस के क्वेश्चन, करंट के क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। करंट का पीडीएफ भी आप लोगों को कुछ प्रश्नों का दिया जा रहा है, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें और भी मजबूती मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं, न्यूज़ पर आते हैं। देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं वो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है उसके लेने के क्रम में कुछ काम ऐसा भी कर जा रहे हैं। हालांकि देखिए, किसी भी व्यक्ति का महत्वाकांक्षी होना गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, पर समय कुछ दिन पहले हो जाता तो शायद इनको मिल भी सकता था। अगर ये 2-4 महीने पहले हो जाता तो आपको इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार इनको जरूर मिलता। और ऐसे कार्य जब किए जाते हैं तो जरूर मिलना भी चाहिए। रीजन उसके पीछे है अस्थाई शांति की बात करें। जब भी हम मिडिल ईस्ट देशों की आकलन करते हैं ना, हमेशा उसका इतिहास किसी न किसी इस प्रकार के उलझनों में फंसा रहता है, इस प्रकार के विरोध प्रदर्शनों में रहता है, खूनी संघर्षों से घिरा पड़ा है। तो ध्यान रखिएगा कि उसका उस क्षेत्र में अस्थाई समाधान आता है तो लोग विकास का काम करेंगे, लोग नवाचार का काम करेंगे, और लोग लोकतांत्रिक मान्यताओं को स्थापित करने के लिए प्रयासरत होंगे। तो क्या होगा, और भी देश को इससे लाभ होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ें बदलेंगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि मार्ग प्रशस्त होगा। इसी में ध्यान रखिएगा, शर्म अल शेख पीस समिट, इसी का नाम दिया जा रहा है मध्य पूर्व में शांति शिखर सम्मेलन 2025। इसको इस नाम से भी आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। शर्म अल शेख पीस समिट 2025, जो आपको मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के नेतृत्व में वहाँ पर संयुक्त अध्यक्षता के तौर पर किया था। इसे याद रखिए, क्लियर है। 13 अक्टूबर 2025 को आयोजित पीस समिट में गाजा सहित पूरे पश्चिम एशिया की अस्थायी शांति के लिए चर्चाएं हुई, उस पर बात हुई। उसमें ध्यान रखिए, स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना पर जोर दिया गया। हालांकि इससे पहले आप लोग को द्विराष्ट्र सिद्धांत मैंने बताया था कुछ दिन पहले ही डीएनए में ही। तो ध्यान रखिएगा, वहाँ पर भी बहुत से देशों, लगभग 147 देशों ने, और लास्ट में आपको 157 देशों ने क्या किया, इसका समर्थन कर दिया। तो लगातार मांग उठ रही है कि इसका क्या होना चाहिए, इस क्षेत्र का, इजराइल और फिलिस्तीन का क्या होना, द्विराष्ट्र सिद्धांत पर काम होना चाहिए, उसका स्थायी समाधान होना चाहिए। कब तक हम खूनी संघर्ष करेंगे एक दूसरे के प्रति, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था द्विराष्ट्र स्थापना के लिए। तो इस पर मोहर तो पहले ही संयुक्त राष्ट्र में लग गया, पर इसके तहत और भी पुख्ता हो गया कि नहीं, अब समाधान निकलेगा। हालांकि एक मजे की बात यह भी ध्यान रखिएगा, जिसका स्थायी समाधान निकालना है वो दोनों राष्ट्र इस सम्मेलन में नहीं आते हैं। इसलिए संदेह खड़ा होता है, क्या यह अस्थायी होगा, कितना अस्थायी होगा। दोनों जो पार्टी है, इजराइल और फिलिस्तीन, वही इस समिट में शामिल नहीं हुआ। हालांकि बुलाया गया था, पर अपने अपने कारणों से लोग क्या हुए, शामिल नहीं हुए। तो ध्यान यह रखना है कि कोई जिस देश का समाधान हो रहा, उस देश का प्रतिनिधि नहीं आना और अन्य राष्ट्रों के द्वारा इसका निर्णय करना बहुत से चीज़ों को निर्धारित कर देता है, बहुत से प्रश्न को खड़ा कर देगा। तो इस चीज़ को समझना है। तो यहाँ से प्रश्न आपको बनाए जा सकते, कितना अस्थायी है। तो ध्यान रखिएगा, अस्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित कर सकता है, ये ऐसी बातें की जा रही, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। पर यहाँ पर ध्यान रखना है कि डोनाल्ड ट्रंप और जो मेजबानी किया था मिस्र, उसमें 20 देशों का समर्थन था। 20 देशों के नेताओं ने मिलकर, भारत के भी प्रतिनिधि वहाँ गए थे। पर ध्यान रखिए, 20 देशों ने इस समिट में क्या किया, अपने उपस्थिति दर्ज की, इसके साथ इसके अस्थायी समाधान की बात की। अगर हम इसकी बात करें पृष्ठभूमि के तौर पर, तो भी गत दिनों में ही 13 अक्टूबर को ही ध्यान रखिएगा, एक कार्यक्रम जो लक्षित था गाजा में, हमास में, ध्यान रखिएगा 20 जीवित जो इजरायली नागरिकों को क्या किया गया, उनको रिहा किया गया। यह शर्त रखी गई थी पहले अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा कि आप दोनों क्या करो, सबसे पहले जो आपके पास बंधक है, इजराइल के पास 2000 से अधिक बंधक थे तो उनको वापस किया गया। फिर हमास अर्थात फिलिस्तीन का जो एक गुट है, जहाँ पर इन लोगों को भी बंधक बना कर रखा गया था 2 वर्षों से, तो क्या किया गया, सबसे पहले आदान प्रदान किया गया। बहुत अच्छी बात है, लोगों को क्या किया गया, एक दूसरे से छोड़ दिया गया, सभी अपने अपने देश चले गए। तो खुशी का
खुशी का लहर यहाँ पर देखने को मिला। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 2 वर्षों जो ये 2 वर्ष बीता, इसमें फिलिस्तीन का है ना 80% जो घर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो डैमेज हो रखा है। तो सबसे बड़ा सवाल यह बनता है ना, इसका पुनः स्थापना कैसे किया जाएगा। पुनः स्थापना, जो नुकसान हुआ है इजराइल के द्वारा अपने लोगों को बचाने के लिए, तो यह पुनः स्थापना कैसे होगा, फिलिस्तीन का कैसे रिहेबिलिटेशन किया जाएगा, कैसे किस रूप से उसको समान विकास के दौर में लाया जाएगा। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है समझने का कि हाँ, इसका स्थायी समाधान केवल कागज तक ही सीमित रहेगा या इससे इतर भी जाकर काम करेगा। तो इस चीज़ को समझना है। क्लियर है। इसके तहत और भी बातें आपको उभर कर आएगी, जहाँ पर हम बात करते हैं क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास के नए अध्याय के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, कागजी आकलन और सतही पर आकलन में बहुत अंतर होता है। अब एक इस प्रकार का फंडिंग का इशू होगा, वित्त का प्रबंधन होगा। वित्त का हम प्रबंधन कैसे करेंगे फिलिस्तीन के लिए, यह सबसे बड़ा, किन संस्थाओं के द्वारा इसको क्या किया जाएगा, ऐसे अवसर दिए जाएंगे जिसके माध्यम से यह पुनः स्थापित हो पाए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कैसे काम करेगी। अगर आईएमएफ आता है तो आईएमएफ अपने रूल एंड रेगुलेशन के आधार पर इसको क्या करेगा, मॉनिटरिंग करेगा। तो नवीन लोकतंत्र, एक कॉन्सेप्ट आता है नवीन लोकतंत्र। लोकतंत्र में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका, जब भी देखा गया इसमें वित्तीय संस्थान है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, तो अपनी शर्तों के आधार पर वो क्या कराता है, वित्त फंडिंग कराता है। जो यही बोलेगा कि हम, जो आपका बाजार होगा वो क्या होना चाहिए, वो विकसित राष्ट्रों के संदर्भ में होना चाहिए। विकसित राष्ट्र, हिडन पार्ट यही होता है कि विकसित राष्ट्रों के शर्तों पर होना चाहिए। उदारीकरण की बात कर देगा, खुले बाजार की बात कर देगा, कुछ कंडीशन देगा, जैसे पाकिस्तान को कंडीशन दिया हाल ही में। उससे पहले भारत में जो 1990 का उदारीकरण हुआ था उसमें उसने आईएमएफ ने कंडीशन दिया था। और इसमें क्या होता है ना, आपको नवीन शोषणकारी नीतियाँ चालू हो जाती है, शोषणकारी नीतियाँ, उससे बाहर वो देश नहीं निकल पाता है। और यह केस स्टडी में भरा पड़ा है। ऐसा नहीं कि पहली बार कोई यह कॉन्सेप्ट बता रहा है, कोई कॉन्सेप्ट ये निकल के आ रहा है। उसके लिए पूरा, जहां आईएमएफ ने इस प्रकार की भूमिका निभाई है, वहां पर इस प्रकार के, जैसे इसका सीधा साधा एग्जाम्पल आप भूटान को ले सकते हैं। भूटान सीधा सा एग्जाम्पल, नेपाल को ले सकते हैं, ठीक है ना, बांग्लादेश को ले सकते हैं, जहां पर उदारीकरण के लिए ये सब शर्तें रखी गई। भारत का ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप ले सकते हैं, अभी आपको ध्यान रखना है, अफ्रीकी कंट्रियों में, जो अफ्रीकी कंट्री जो पीछे हैं देश, अल्प विकसित देश, उन देशों का उदाहरण ले सकते हैं। जिन देशों को आईएमएफ ने वित्तीय फंडिंग कराया, अमेरिका ने करवाया है, वहाँ ये शर्तों के साथ काम किए, जहाँ पर लोकतंत्र में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका क्या होती है, खड़ी हो जाती है। वहाँ का लोकल गवर्नमेंट अगर स्थायी नहीं रहे, जैसे भारत ने इस 1991 का जो उदारीकरण का जो शर्त रखा गया था, उसमें भारत का ऐसा लोकतंत्र का स्वरूप था जिसमें यह प्रभाव अधिक नहीं दिखा। पर जहां लोकतंत्र का प्रभाव कमज़ोर, जो भूमिकाएं रहेंगी, नेतृत्व रहेगा, तो क्या होगा कि उसका शोषण शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप इन राष्ट्रों का देख सकते हैं। क्या यह समाधान हो पाएगा, सबसे बड़ा सवाल है कि भाई भूमिका को कितना निश्चित करोगे, क्योंकि सभी अब गीत की तरह इसको, जितनी भी संस्थाएं हैं गीत की तरह इसको देखना शुरू करेंगे, जितनी पार्टियां हैं इनको गीत की तरह देखना शुरू करेंगे, क्योंकि नवोदित राष्ट्र के तौर पर यह अपना अभी विकास शुरू करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, सभी अपने अपने गुट में इसको शामिल करने का प्रयास करेंगे, यह भी एक समस्या के तौर पर देखने को मिलेगा। तो हालांकि ध्यान रखिएगा, फ्रांस, जॉर्डन, ब्रिटेन, तुर्की और कतर जैसे जो देश थे उसके लोग यहाँ पर आए थे, सभी प्रतिनिधि आए हुए थे। फिर ध्यान रखिएगा, फिलिस्तीन प्राधिकरण बनाया गया था 1990 के दशक में, उसके संदर्भ में ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति महमूद अब्बास सहित कई देशों के शीर्ष नेता उपस्थित थे। फिलिस्तीन प्राधिकरण के राष्ट्रपति जो थे महमूद अब्बास, वो आपको शामिल थे। अब ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इजराइल और हमास इसमें भाग नहीं लिया। अभी हमास का समझ में आ सकता है, पर इजराइल का ना होना बहुत से प्रश्न चिन्ह को खड़ा करता है, क्योंकि यह अपने शर्तों पर उस खित्ते में, उस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को स्थापित करना चाहेगा। तो यह भी एक प्रश्न है कि जो अमेरिका इसके लिए जो शुभ चिंतक बना हुआ है,
शुभ चिंतक बना हुआ कि हम तुम्हारा समाधान कर देंगे, या इस क्षेत्र में शुभ चिंतक बना हुआ है, तो इजराइल उसको किस रूप से देखता है, यह भी आने वाले भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। क्योंकि समय परिस्थिति के अनुसार कि समय परिस्थिति के अनुसार विदेश नीतियां बदल जाती है। आज जो लग रहा है इजराइल साइलेंट मोड में अमेरिका की बात मान ले रहा है, ज़्यादा हित का शोषण होगा तो वो विरोध भी कर सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसके पीछे आपको इसके पीछे इजराइल की और अमेरिका की दोस्ती को आधार मत बनाइएगा। इजराइल वो देश है ना जो अपने बल पर संप्रभुता को कायम किए हुए है। यह शब्द याद रखिएगा, संप्रभुता को कायम किए हुए। ये किसी दूसरे के बैसाखी पर टिका नहीं है। दूसरा देश कोई रहता ना तो समझ में आता कि नहीं जो अमेरिका बोल रहा है तो वो देश मान लेगा। इजराइल है, अगर अमेरिका भी जहाँ दो चार हाथे करना शुरू करेगा ना, इजराइल उससे भी पंगा लेने को तैयार रहेगा। क्योंकि वो संप्रभुता के प्रश्न पर किसी भी देश से समझौता नहीं करेगा आने वाले समय में। अगर उसके हित ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं तो सारी चीज़ें ठीक रहेगी, पर आने वाले समय ही बता पाएंगे इसका समाधान कैसा होगा। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब यह ध्यान रखिए, कोड की बात हुई है, फिलिस्तीन प्राधिकरण की बात हुई है, इसके संदर्भ में आपको जानकारी होनी चाहिए। रीज़न उसके पीछे यहाँ से प्रश्न आपको पीटी फैक्ट में पूछेगा, या इंटरव्यू में आप जाइएगा तो यहाँ से सबसे पहले यहीं से प्रश्न पूछेगा। तो अभी जो राष्ट्र का जो समाधान दिया गया उसका बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है, तो आपको इसी प्राधिकरण से शुरुआत करनी होगी। ध्यान रखिएगा 1995 में ओस्लो 2 का एक समझौता होता है, जहाँ पर बात की जाती है कि इस क्षेत्र को जो पूरा देख रहे ये क्षेत्र इजिप्ट के बाद आपको ये क्षेत्र देख रहे हैं, इसका कैसे आपको समाधान किया जाए। इसको 3 ग्रुप में बांटा गया, 3 पार्ट में, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3। अब ध्यान रखिएगा, इसमें आप देख रहे होंगे जो ये क्षेत्र है जो ब्लू कलर का आप देख रहे होंगे, इजराइल कंट्रोल आपको क्षेत्र घोषित किया गया। यह ओस्लो 1995 के 3 क्षेत्रीय जो समाधान निकाला गया था कि तुम इस क्षेत्र में किस रूप से समाधान करोगे या कंट्रोल करोगे। एरिया बी में ध्यान रखिए, इजराइल और फिलिस्तीन कंट्रोल है, दोनों का है। जो आपको ये देख रहे हैं डिप जो आपको ये देख रहे हैं ना, थोड़ा लाइट कलर का है, वो क्षेत्र आपको क्या है, दोनों का कंट्रोल में, जिस तरीके से वो कंट्रोल कर सके। फिर फुल फिलिस्तीन का कंट्रोल कहाँ है, जो डीप आपको भूरा कलर दिख रहा है वहाँ पर है, जिसमें गाजा पट्टी भी आता था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाद के समय में इजराइल ने अपनी भूमिका वहाँ और तीव्र कर दी और बहुत से क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। पर ध्यान रखिएगा, जो ओस्लो सेकेंड का जो कॉन्सेप्ट था वो यही बोलता था कि एक प्राधिकरण का गठन कर दो जिसके माध्यम से इस क्षेत्र का समाधान निकाला जा सके। तो यह 1995 के संदर्भ में जब बात करते हैं तो यहाँ पे याद रखना है कि 1993-95 तक ओस्लो समझौते का दौरा चला था, जिसमें इजराइल जो है ना, इजराइल के कब्जे वाले पश्चिमी तट और फिलिस्तीन के परिक्षेत्रों में आंशिक नागरिक नियंत्रण रखता है। आप ध्यान रखिएगा, यही प्राधिकरण रेगुलेट करेगा इस पूरे इकोसिस्टम को, एक एक कित्ते को। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक समझौता कब हुआ था, 13 सितंबर 1993। फिलिस्तीन प्राधिकरण का गठन कब होता है, ये डेट जरूर याद रखिएगा, 4 मई 1994। यहाँ से प्रश्न आपको डायरेक्ट पीटी में पूछे जा सकते या इंटरव्यू में। इसके साथ साथ ओस्लो 2 का जो समझौता वो कब हुआ, तो 28 सितंबर 1995। यह भी फैक्ट याद रखना, इस समझौते के माध्यम से एरिया बांटा गया, उसके बाद चीज़ें बदली। अब ध्यान रखिएगा, फिलिस्तीन राज्य संयुक्त राष्ट्र में एक गैर सदस्य पर्यवेक्षक के तौर पर राज्य कब बना, तो 29 नवंबर 2012। यह भी प्रश्न आप लोगों को ये पीटी फैक्ट याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्यों संयुक्त राष्ट्र में एक गैर सदस्य पर्यवेक्षक के तौर पर भूमिका इसको निश्चित दिया गया 29 नवंबर 2012 को, जहां से वो अपनी मांगों को संयुक्त राष्ट्र में रखना शुरू कर दिया। अब ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान स्थिति की बात करें ना, तो पश्चिमी तट का लगभग 39% क्षेत्र है प्रशासन करता, यही प्राधिकरण करता था। अब ध्यान रखिएगा, जो पश्चिमी तट का 61% भाग सीधे इजरायली सैन्य और नागरिक नियंत्रण में है, जो इस पूरे क्षेत्र की बात हो रही है। अब पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल 1980 से ही फिलिस्तीन प्राधिकरण के गठन से ध्यान रखिएगा एक तरफा कब्जा कर लिया और 2007 में गाजा पर हमास सरकार का शासन किया। यहाँ पर 2 मतें ध्यान में रखिएगा। पहला कि लोगों को लगता है कि इजराइल शोषण कर रहा है, एक मत। दूसरा मत यह है कि इजराइल अपने अस्तित्व को बनाए रखने की लड़ाई लड़ रहा है। 2 मत है, और दोनों मत को जब हम चर्चा करते हैं, मत ए का और मत बी का, तो ध्यान रखिएगा, आप सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, जो सर्वशक्तिशाली होगा वही शासन कर पाएगा, और वो यहाँ भी भू राजनीति में भी कायम होता है। भू राजनीति में अस्थायी तौर पर हम इसे देखते हैं। अमेरिका क्यों
अमेरिका पहले रूस पहले पूरे विश्व पर नियंत्रण करता था। क्यों करता था? क्योंकि उसके पास इतनी शक्ति थी। एक, फिर दूसरा, अमेरिका क्यों अभी सभी देशों पर अपना अधिकार जमाना है? क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा शक्ति उसके पास है। छोटे एरियाओं में बात करें हम, इसी तरीके से हर कंटिनेंट में इस प्रकार के कॉन्सेप्ट है जो कोई एक देश मजबूत तौर पर अपनी स्थिति को बनाए रखता है। रीज़न उसके पीछे है कि सबसे शक्तिशाली होगा वही राज्य करेगा। जो आपको मैं क्या पढ़ाता हूँ याद है? शक्तिशाली है। सत्ता का अभ्यास वही करेगा जो सबसे शक्तिशाली हो। सत्ता होना और सत्ता का अभ्यास करना दो अलग अलग बिंदु है, जिसमें एक महीन रेखा है। सत्ता किसी के पास है, जरूरी नहीं वही सत्ता का अभ्यास कर रहा होगा। सत्ता का अभ्यास वो करेगा जिसके पास सर्वाधिक शक्ति का केंद्र बिंदु रहेगा। तो यही है कॉन्सेप्ट, इसको समझिएगा। और इजराइल के पास सबसे ज़्यादा सत्ता का केंद्र बिंदु है, इसलिए फिलिस्तीन वहाँ कमज़ोर पड़ जाता है। उसके जो देश हैं, सहयोगी देश है उस क्षेत्र के, और साथ ही साथ जो इस देश में जो मुस्लिम राष्ट्र है वो इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि सत्ता का केंद्र बिंदु में जब इजराइल की गणना करते हैं तो सभी देशों को देखते वो कभी पछाड़ रखा युद्धों में। इसलिए इजराइल का समाधान, इस क्षेत्र का समाधान तभी होगा जब हम सत्ता का अभ्यास केंद्र बिंदु को प्रभावित नहीं करते। इसके लिए सभी राष्ट्र, ध्यान रखिएगा, प्रयासरत है। अब एक चीज़, इसका आउटपुट भी समझ लीजिए कि इजराइल इसको कैसे खो देगा। कोई चाहेगा कि मेरा कंट्रोल किसी क्षेत्र से छूट जाए? तो अस्थाई समाधान जब भी आया है ना, तो प्रश्न यही उठ रहा है कि यह कितना अस्थाई होगा। तो बिना सत्ता का अभ्यास का कॉन्सेप्ट बताए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो या तो फिलिस्तीन जो राष्ट्र बन रहा है उसको इतनी शक्ति बना दो इसके समतुल्य, तभी जाके ये इस क्षेत्र का कुछ अस्थाई समाधान निकलेगा। नहीं तो क्या होगा, उसी तरीके से युद्ध, कभी कुछ ऐसा घटना घटेगा, कोई गुट क्या करेगा, अपने महत्वाकांक्षा पूर्ति करने के लिए इजरायली नागरिकों को पकड़ लेगा, तो इजराइल बमबारी करना शुरू कर देगा। फिर आप कितना भी यूएन में बात कर लो, कितना भी आप मंच स्थापित कर लो, वो नहीं होगा। रीज़न उसके पीछे अस्थाई समाधान से पहले इस केंद्र बिंदु का कॉन्सेप्ट है, उसको समतुल्य करना होगा। तो कहने का अर्थ यही है कि फिलिस्तीन को मजबूत करना होगा, उसके लिए वित्तीय आवंटन कराना होगा, उसके लिए उसको उस आधार पर विभिन्न संस्थाओं में भागीदारी देनी होगी। क्लियर है? अब है कि भारत की भूमिका क्या है। तो ट्रंप ने अपने संबोधन में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करती है, कुछ बातें रखते हैं। तो भारत की भूमिका यहीं से आपको स्पष्ट दिखेगी कि हाँ, भारत ने प्रत्यक्ष तौर पर और अप्रत्यक्ष तौर पर इसकी भूमिका में, इस समाधान के लिए भूमिका निभाई है। और अच्छे मित्र के तौर पर इनको आकलन करते हैं और बोले कि गाजा में शांति स्थापना के लिए भारत को सराहनीय कार्य किया है। तो इसी से तय हो जाता है कि भारत ने कुछ पीछे के पर्दे से बहुत सा काम किया होगा। देखिए, भारत इस प्रकार के राष्ट्र है ना, जहाँ पर उसके सभी देशों के साथ उसके अच्छे संबंध है, इसलिए बहुत नपी तोली हुई कदमों के साथ वो अपना विदेश नीति तय करता है। तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री वहाँ नहीं जाते, बुलाने के बावजूद भी हमारे विदेश राज्य मंत्री को भेज दिया जाता है, कीर्तिवर्धन सिंह जी को, कि जाइए आप वहाँ पर अल सीसी से भेंट कीजिएगा, वहाँ पर जो समाधान निकलेगा उस पर अपनी बात रख दीजिएगा। उनको कुछ रोड मैप दिया गया होगा। नहीं तो अगर प्रत्यक्ष भागीदारी प्रधानमंत्री का होता तो इजराइल के साथ हमारे संबंध हैं बहुत बेहतर। तो ध्यान रखिएगा, उसमें कुछ ना कुछ खटास तो जरूर आता। पर एक प्रतिनिधि के तौर पर कीर्तिवर्धन जी का जाना केवल इतना ही बताएगा कि हम एक सिंबॉलिक तौर पर क्या उसमें भागीदारी लिए। तो इस चीज़ को समझिएगा, पर्दे के पीछे से बहुत सा काम किया गया, प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया। चलिए आगे बात करते हैं मिस्र की भूमिका। तो मिस्र की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अल सीसी के नेतृत्व में ही इसका क्या किया, सहअध्यक्षता अमेरिका ने किया और उसके समाधान की बात की। क्षेत्रीय शांति अंतिम जो है निर्णायक प्रयास बताते हुए इसकी सराहना की कि 3000 का जो इतिहास, 3000 साल पुराना का इतिहास है, जो दोनों क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन होते रहे थे इस चीज़ कित्ते को लेकर, जो इस 1970-80 के दशक में और तीव्र हो गया और उसका स्थायी समाधान चाहिए था। ऐसा न्यूज़ चैनलों के द्वारा बोला जा रहा है। 3000 साल पुराने वर्ष का किस तरीके के इतिहास और निकाल के आ रहे हैं वो अलग मैटर है। पर ध्यान यह रखिएगा, आगामी सम्मेलन जो होंगे उसकी मेजबानी भी मिस्र करेगा। एक पीटी फैक्ट्री अभी ले लीजिए, फिर से एक दौरे होंगे जिस पर इस पर बातें होंगी। अब ध्यान रखिएगा,
इस काम के लिए मिस्र ने ट्रंप को क्या किया, एक नागरिक सम्मान दिया है, ऑर्डर ऑफ नीलकास, जो मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो यह भी आपको एक पीटी फैक्ट याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्लियर है, इसके तहत आपको बहुत सी चीज़ें प्रश्न के तौर पर देखने को मिलेंगे, पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंटेड। कम से कम आपको वो चीज़ें जरूर याद रहनी है जो एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको प्राधिकरण याद रखना, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, फिर उसके बाद जो सत्ता का अभ्यास का केंद्र बिंदु, कैसे आप अस्थायी समाधान निकाल सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना। चलिए पीटी प्रश्न पर आते हैं। सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मिस्र के कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। बहुत आसान प्रश्न है, आप ऑप्शन देखिए और कमेंट सेक्शन में उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है, आप इसे जरूर देखिएगा। पीस समिट 2025 में मेजबानी किस देश ने की? सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, कतर। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न छपे मिलेंगे इस तरीके से। हाँ, थोड़ा सा चेंज होगा, क्या प्रश्न का जो तरीका है वो चेंज हो सकता है, पर ऑप्शन के तौर पर देखिए। चलिए इस प्रश्न का अभ्यास जरूर कीजिएगा, आपकी क्षमता क्या है समझ में आ जाएगी, किस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं और क्या आप लोग इसमें सीखने की जरूरत है। जैसे शर्म अल शेख पीस समिट 2025 में किए गए अस्थायी समाधान का प्रयास कितना अस्थायी दिख रहा है, इस संबंध में संक्षिप्त क्या करना है, विवेचना करना है। विवेचन करना, अपने विचारों को यहाँ रखिएगा, किस आधार पर कितना अस्थायी दिख रहा है आपको, इसके दो पक्ष होंगे, या किस रूप में सफल हो सकता है और किस रूप में असफल हो सकता है, दोनों का आकलन कीजिएगा। लास्ट में समीक्षा कीजिएगा, प्रश्न का समीक्षा करने के बाद अपने निष्कर्ष को लिख दीजिएगा। प्रश्न यही है, डिमांड आपको सारे संदर्भ में उत्तर लिखिएगा और इसका जो उत्तर है पेड ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, जहां कॉपी आपकी चेक की जाएगी। चलिए दूसरे टॉपिक पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको आप लोगों को जरूर देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। अब लिप्स 2025 का जो बात हो रही है, लिप्स 2025 पहल शुभारंभ, जहां पर हम बात करें पीयूष गोयल जी के द्वारा, आपको जो हमारे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री उनके द्वारा 13 अक्टूबर को नई दिल्ली में क्या किया गया, भारत मंडप से पीएम गति शक्ति की चौथी वर्षगांठ मनाएगी। क्योंकि यह आपको इसका चौथी वर्षगांठ मनाया जाता है पीएम गति शक्ति का, उसी उपलक्ष्य में अवसर में लॉजिस्टिक जो हमारा एक्सीलेंस जो एडवांसमेंट एंड परफॉर्म शील्ड लिप्स 2025 को क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। शॉर्ट फॉर्म में लिप्स इसे हम बोलते हैं। यह इसलिए ज़रूरी है ना कि ध्यान रखिएगा, जो हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जो हमने नीति बना रखी थी, उसके तहत हम उस लक्ष्य को कितना जल्दी प्राप्त करेंगे, उसमें हम नीतियों को पहल के तौर पर देखेंगे। अब ध्यान रखिएगा, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग ने एक प्रमुख पहल, जिसका उद्देश्य भारत में लॉजिस्टिक उत्कृष्टता को मानक रूप में स्थापित करना। जो हमारा यूरोपीय कंट्रियों में जो लॉजिस्टिक मानक है, उसके आधार पर हम काम करेंगे, ताकि हम मूल्य को, वस्तु के मूल्य को कम कर सके, उपभोक्ताओं तक कम मूल्य पर वस्तुएं पहुंचा सके। जो कोस्ट लग रहा है, टारगेट बना रखें। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के पीएम गति शक्ति के समग्र दृष्टिकोण के साथ यह सामने आते हुए दिख रहा है कि हाँ, जब लॉजिस्टिक कोस्ट हम नीति बना रखे हैं, उसके तहत लॉजिस्टिक कोस्ट को हम दूर करेंगे इस पहल के माध्यम से, तो पीएम गति शक्ति को क्या मिलेगा, बल मिलेगा। और पीएम गति शक्ति कुल मिलाकर यही है कि देश में किस प्रकार से आउटपुट हम लेंगे, किस रूप से, कि जिसका अवसंरचना निर्माण बेहतर होगा, लोगों को मूल्य कम देना होगा वस्तुओं का, लॉजिस्टिक सिस्टम, इकोसिस्टम डेवलप करेंगे। इस प्रकार की नीतियां हैं तो आगे बात करेंगे। लिप्स 2025 में ध्यान रखिएगा, भारत के लॉजिस्टिक उद्योग को सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों, नवाचार और नेतृत्व की पहचानी जाएगी, उसके अनुसार काम किया जाएगा, बेहतर उसके लिए प्रबंधन किया जाएगा। व्यापक श्रेणियों में समाहित किया गया है कि हम लॉजिस्टिक क्षेत्र को व्यापक श्रेणियों में समाहित किया, जिसमें हवाई, सड़क, समुद्री मार्ग सभी क्षेत्रों में क्या करें, रेल मार्ग सभी क्षेत्रों में क्या किया जाएगा, इसके लिए हम बेहतर प्रबंधन श्रृंखला डेवलप करेंगे, एक चेन डेवलप करेंगे, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र का हम क्या कर पाएंगे, विकास कर पाएंगे। और कुल मिलाकर इसका लक्ष्य यही है कि जो हमारा वर्तमान 13 से 14% का लॉजिस्टिक कॉस्ट है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में वस्तुओं का मूल्य जो खर्च किया जाता है, केवल वस्तुओं को ले जाने में जो मूल्य खर्च किया जाता है, उसको जो 13 से 14% है, उसको घटाकर 2030 तक 8 से 10% करने का जो हमने लॉजिस्टिक नीति 2022 में तय किया है।
अब ध्यान रखिएगा, इसको तभी हम प्राप्त कर पाएंगे जब हम इस प्रकार के कुछ कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे, जहां पर हम केवल क्या नहीं करेंगे, शैक्षणिक संस्थानों के साथ हम प्रबंधन की बात करें, कैसे इसका आउटपुट लिया जाता है, आउटकम रिजल्ट की बात करेंगे, स्टार्टअप कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे, फिर उसके बाद एमएसएमई को बढ़ावा देंगे, ट्रांसपोर्ट जो है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट को डेवलप करेंगे, जिसके माध्यम से हम सब सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, इसका एक और भी लक्ष्य था कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो आता है उसमें 25 देशों के शीर्ष शामिल होना, यह भी एक लक्ष्य है इस नीति का, जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे कि एक कार्य योजना के तहत कार्य करेंगे, समग्र लॉजिस्टिक कार्य योजना के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें डिजिटलीकरण की बात होगी, बेहतर बुनियादी ढांचा और नियामक सुधार की बात होगी। तो कुल मिलाकर यही सब बातें थी, तो धीरे धीरे उस पर आउटपुट आ रहा है। तो कुल मिलाकर देश में वस्तुओं के ले जाने और लाने के लिए जो कॉस्ट खर्च हो रहा है उसको कम करने के लिए प्रयास या लिप्स योजना है, जिसके माध्यम से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, पीएम गति शक्ति की जब हम बात करें तो 13 अक्टूबर 2021 को इसको शुरुआत किया गया था, आरंभ किया गया था। इसी की चौथी वर्षगांठ इसको क्या किया, मनाया गया। अब ध्यान रखिए, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के क्रियान्वयन को मंजूरी कब दिया गया था, 21 अक्टूबर 2021 को। ध्यान रखिएगा, शुभारंभ तो कर दिया गया पर मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसे दिया गया था। उद्देश्य क्या है, एकीकृत बहु मॉडल परिवहन नेटवर्क को बढ़ाना, जो क्या कहता है कि देश में हम क्या करेंगे, एक नीति के तहत सभी को जोड़ेंगे। इधर भी जाना है तो एक गति मॉडल के आधार पर, ऐसा नहीं कि सभी के लिए हम अलग अलग, मान लीजिए हाईवे कॉन्सेप्ट हम डेवलप करेंगे, आपको देखे होंगे एक्सप्रेसवे बनाना है, इसी तरीके से आपको आवागमन का बहु मॉडल परिवहन नेटवर्क को बनाना था, जो लोगों और सामानों के आवाजाही को आसान बना दे। हम लोगों के लिए अलग से भी डेवलप कर लेंगे, लॉजिस्टिक जो माल वाहन है उसके लिए अलग से बना लेंगे, जिसके माध्यम से हम डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर भी बना रहे थे। यह मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म लाकर बुनियादी ढांचे का क्या करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे, ताकि हम जो टेक्निकल सपोर्ट दिया जा सके उसके लिए प्रबंधन भी किया जा सके। कुल मिलाकर यही इसके आउटपुट अभी आया है। टोटल कार्गो हम कितना कर रहे हैं, MMT PA कॉल, जिसके माध्यम से इतने हम लागत को हम प्रबंधन कर पा रहे। तो ये भी चीज़ें याद रखनी है कि इससे लाभ हमें मिल रहा है। तो इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें ध्यान रखना, गति शक्ति यह भी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको आने वाले, जब हम 2047 की बात कर रहे हैं ना, 2047 की बात कर रहे हैं, तो केवल एक पक्षीय बात नहीं हो सकती है, हमें बहुपक्षीय बात करनी है, बहुपक्षीय समाधान ढूंढना है, जिसमें हम देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचना निर्माण में संस्थाओं की भूमिका बात करेंगे। संस्थाओं की भूमिका कैसे होगी, फिर जो अवसंरचना निर्माण है, जैसे रोड है, रोड आपको बनाना है, पुल पुलिया बनाना है, या इस प्रकार के मेगा स्ट्रक्चर बनाने हैं। अवसंरचना निर्माण में सरकार की नीतियां, फिर उसके बाद डिजिटल अवसंरचना, यह इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ना, इसको तीव्र बनाता है। जैसे फास्ट ट्रैक कॉन्सेप्ट है ना, आने वाले समय में फास्ट ट्रैक जो दे दिया गया है, उसकी न्यूनतम सीमा बना दी गई है कि इतने मिनट में आपकी चीज़ें फास्ट ट्रैक टोल टैक्स कट जाएगा, आप बिना रुके आप निकल सकते हैं। ऑटोमोशन फास्ट ट्रैक, तो इस प्रकार का डिजिटल कॉन्सेप्ट जब तक नहीं देंगे तब तक वो आवागमन तीव्र नहीं होगा। ट्रैफिक कंट्रोल कॉन्सेप्ट, वन कंट्रोल बेस्ड हम इसे स्थापित करेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें आएंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं, लिप्स 2025 का पूर्ण नाम क्या है। इस प्रकार के प्रश्न है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसका पूर्ण नाम क्या है। तो ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन के आधार पर आप उत्तर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करता हूँ सारे लोग उत्तर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि लिप्स 2025 का शुभारंभ किसने किया। दिए गए ऑप्शन के अनुसार आप उत्तर दे सकते हैं। बहुत ईजी प्रश्न है, जरूर दीजिएगा। चलिए तीसरे टॉपिक पर आते हैं। प्रीलिम्स और इंटरव्यू ओरिएंटेड महत्वपूर्ण है। अब यह ध्यान रखिए, फेयर से फुर्सत निश्चित जो हवाई किराया योजना है, यह इसलिए भी इम्पोर्टेंट है Tier 2 और Tier 3 सड़क के लिए कि जब उड़ान लाई गई थी, उड़ान योजना, तो यह बोला था कि देश के हर एक व्यक्ति को है ना क्या किया जाएगा, सुलभ किराए पर आपको उड़ने का अधिकार दिया जाएगा। अब बहुत अच्छी बात है, ऐसी होने चाहिए जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं या हम इस तरीके का संकल्प लेकर चल रहे हैं। तो जो
आवागमन के साधन है ना वो आसान होनी चाहिए और सुलभ होने चाहिए, लोगों के जेब पर है ना भारी भरकम बोझ नहीं होना चाहिए। उसी प्रयास में ध्यान रखिए राम मोहन नायडू जो किंजरापू हैं, जो नागर विमान मंत्री हैं, उनके द्वारा जो एयर इंडिया है उनके साथ ध्यान रखिएगा, जो स्वामित्व वाली एयरलाइंस जो फेयर से फुर्सत तक एक उद्घाटन करते योजना का, जिसका क्या करें 13 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक एक पायलट चुनिंदा मार्गों पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया। इसके आउटपुट पर, इसके रिजल्ट आउटपुट पर तय किया जाएगा क्या यह पूरे क्षेत्र में लागू करना चाहिए जहां जहां यह उड़ान योजना काम कर रहा है, जिस जिस क्षेत्र में 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 उड़ान योजना। ध्यान रखिएगा अब उतार चढ़ाव के हवाई किराए से मुक्ति मिलेगी, इसका उद्देश्य है। इस तरीके से आपको यह चीज़ें हो रही है। अब ध्यान रखिएगा इसमें नागर विमान सचिव भी शामिल थे, जिनका नाम आपको याद रखना समीर कुमार। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके सीईओ कौन है एयर एलायंस के, इस प्रकार के पीटी फैक्ट आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबका नाम याद रखना है। जैसे समीर कुमार सिन्हा, अमित कुमार और सीईओ कौन है राजसी सेन, आपको याद रखना है। अब ध्यान रखिए प्रयोगी के आधार पर यह पायलट प्रोजेक्ट लाया जाए, जिसका आउटपुट के आधार पर ही क्या किया जाएगा, पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो इसके साथ साथ आपको याद क्या करना है, उड़ान योजना क्या था, देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक टैगलाइन के साथ क्या था, इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी याद रखना है, 21 अक्टूबर 2016 को शुरू किया गया था और 27 अप्रैल 2017 को शिमला और दिल्ली के बीच पहला यह उड़ान संचालित होती है। ये पीटी फैक्ट के तौर पर याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। अभी ध्यान रखिएगा 625 उड़ान मार्गों को चालू किया गया, जो पूरे देश में 90 हवाई अड्डों को ध्यान रखिए जोड़ती है, यह भी याद रखना। यह योजना केवल उड़ान को ही, उड़ान की उपलब्धता को नहीं लाना है, उसके लिए हवाई अड्डों के निर्माण की भी बात करता है। तो इससे लाभ कितने कम अधिकारियों को, यात्रियों को 1.49 करोड़ यात्रियों को इससे लाभ होता है। और ध्यान रखिए 2014 में 74 हवाई अड्डे थे, जो वर्तमान में 2024 अंतिम दिनों की बात हो रही, तो 159 हवाई अड्डों का निर्माण हो चुका है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है इस क्षेत्र में, इसकी दो राय नहीं है कि इसमें कुछ आकलन किया जाए। देखिए रेलवे प्लस या विमानन जो है, विमानन, इसमें बहुत से कार्य किए गए और यह प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। अगर आप किसी भी एयरपोर्ट पर जाइए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर किस रूप से बदले हैं, इससे किसी से छिपा हुआ नहीं। किसी रेलवे स्टेशन पर जाइए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे बदलाव हुए, इससे किसी से छुपा हुआ नहीं है, इसका आउटपुट आया है। तो इसलिए ध्यान रखिए आपसे जब भी प्रश्न पूछे बेहतर प्रशासन के लिए एग्जाम्पल के तौर पर या केस स्टडी के तौर पर इन दोनों का एग्जाम्पल आप जरूर दे सकते हैं। बहुत सी कमियां हैं, उसको दूर करने का प्रयास सरकार कर रही है, अधिकारीगण कर रहे हैं। पर आपको क्या है कि अगर कभी भी प्रशासन को बेहतर रूप से रिप्रेजेंट करना है ना, तो आप इन दोनों का उदाहरण दे सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो कार्य किया गया है। फिर उसके बाद सड़क परिवहन के लिए दे सकते हैं। सड़क, देखिए सड़क परिवहन के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लगभग सरकारों ने बेहतर कार्य किया है। कि किसी भी राज्य में जाइए, अगर कुछ औसतन चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सड़कों का जो आवागमन की सुविधा है वो बढ़ी है। साथ ही साथ उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्लान बदले हैं। लोगों का जो नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, वो उसकी स्वरूप बदले हैं। अच्छे सड़कें बनी हैं जिसके माध्यम से आप सड़क पर अच्छे से आ जा रहे हैं। अभी नहीं तो मुझे याद है, मैं जब लंबी दूरी तय करता था, जब अपने एनजीओ में काम करता था उस समय, तो मुझे कहीं जाने के लिए 2 से 3 दिन का समय लगता था। मुझे अगर दिल्ली से अगर जाना होता था, आपको दिल्ली से अगर मैं बात करूं, दिल्ली से मुझे केरल जाना है या आपको बेंगलोर जाना है, तो 2 से 3 दिन समय लगता था। पर अब है कि आपको 1.5 से 2 दिन लग जाएगा समय, आराम से आप जा सकते हैं। 4 व्हीलर से जा सकते हैं, 2 व्हीलर से जा सकते हैं आप। इस तरीके के आवागम, जैसे अभी देखते होंगे आप, जो आपको राइडर सब हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं, उनका आप विकल्प देख सकते हैं। अब वो कश्मीर तक जा पा रहे, पहले ऐसी कल्पना कहाँ थी। तो ध्यान रखिए, इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। उसी में इसकी उड़ान योजना का आप केस स्टडी डाल सकते हैं। Tier 2, Tier 3 शहरों में यह बेहतर उड़ान कॉन्सेप्ट, किसी को इमरजेंसी में जाना है तो यह सबसे सरल आवागमन साधन है। हालांकि महंगा साधन है, पर आपातकालीन स्थितियों में यह सबसे सस्ता
साधन माना जाता है। अब ध्यान रखिए इसके लिए वित्तीय फंड भी किए गए हैं 4,2300 करोड़ रुपया टीयर 2 और टीयर 3 सड़क के लिए दिया गया। और उड़ान 1.0 कब लाया गया? 2017 में। उड़ान 2.0 2018 में। 3 कितना आया 2019 में। 4 कितना आया? उड़ान 4.0 2020 में। तो यह याद रखना है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए इससे संबंधित प्रश्न ले लीजिए। प्रश्न क्या है कि उड़ान योजना शुरुआत कब की गई? तो 2 अक्टूबर से लेकर आपको दिया गया ऑप्शन, तो आप ऑप्शन के अनुसार उत्तर दे सकते हैं। उड़ान योजना वहाँ पर 1 पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, 2 पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, तो ध्यान भी रखना आप सभी को। फेयर से फुर्सत पहल का शुभारंभ किसने किया? दिए गए ऑप्शन के अनुसार आप कमेंट सेक्शन में उत्तर लिख सकते हैं। ABCD कौन होगा? क्वेश्चन नंबर जरूर डाल के दीजिएगा। क्लियर है? चलिए अब है कि हम लोग BPSC को लेकर जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए लाभ ले सकते हैं। हम लोग टोटल 85 टेस्ट आप लोग के लिए अवेलेबल कराए, जिसमें CMS 2.0 के तहत हम लोग आपको सृजन करवा रहे हैं, जिसमें आप टेस्ट सीरीज के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, बेहतर इनोवेटिव आइडिया के साथ बेहतर चीज़ें कर सकते हैं। जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, गूगल मीट प्रोग्राम भी रखे हुए हैं। आज गूगल मीट है DI का, तो जो लोग चाहते हैं ज्वाइन करने तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर से संपर्क कर लीजिएगा, आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है? इसके तहत सेक्शनल टेस्ट 9 है, फुल टेस्ट भी आपको 6 रखे गए हैं, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसका प्रोग्राम है तो आप इसे देख सकते हैं, और लगातार हम लोग शेयर करते हैं ग्रुप में, तो आप इसे वॉच कर सकते हैं। जिनको 17वीं BPSC देनी है इस बार मेंस का, तो 71वीं, तो आप इसका लाभ ज़रूर लीजिएगा, चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा। अब है कि मंथन, बात हम कर रहे हैं, मंथन की बात कर रहे हैं। अब ये मंथन 2025 क्या है? तो ध्यान रखिएगा, CCRAS मंथन 2025 चर्चा में है। क्यों है? कि जो केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान है उसके द्वारा मंथन 2025 का आयोजन किया गया। अब यह ध्यान रखिएगा, भारत सरकार क्षेत्रीय आयुर्वेद संस्थान जो हमारा है लखनऊ, उसमें 13 से 14 अक्टूबर 2 दिवसीय योजना के तहत ये समीक्षा बैठक थी, जहां पर मंथन किया गया कि कैसे हमको इस क्षेत्र के लिए बेहतर अवसर सृजित करने हैं। अब यहाँ ध्यान रखिए, वित्तीय वर्ष जो 26-27 के लिए व्यापक कार्य निष्पादन समीक्षा रणनीति योजना अनुसंधान गतिविधियों को बेहतर करने के लिए इस पर समीक्षा रिपोर्ट बनाई गई, जहाँ पर हम इस संस्थान की जब भी बात करेंगे ना, तो जो संस्थान किस रूप से लोगों को अधिक अपना रिजल्ट दे सकता है, अधिक आउटपुट दे सकता है, या उसके कितने लोगों तक अपने उसके लिए काम कर सकता है, उसके बेहतर जीवन यापन के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, इस प्रकार से याद रखना है। इसके लिए समीक्षा रिपोर्ट आई है। अब सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड आयुर्वेद साइंसेस की बात करें, CCRAS की बात करें, तो ध्यान रखिए देश के 30 संस्थानों का एक नेटवर्क है। पूरे देश में आपको इसका नेटवर्क है, जहाँ पर जिला मुख्यालयों में इसकी संस्थापना है। ठीक है ना? तो इस तरीके से याद रखिएगा। यह क्या करता है, पूरे देश में एक मजबूत उपस्थिति के साथ जो है कि आयुर्वेद ज्ञान संरक्षण प्रचार प्रसार के लिए काम करता है। आयुर्वेद के क्षेत्र में आयुष मंत्रालय के तहत ये काम कर रहा है। अब ध्यान रखिएगा, आयुष मंत्रालय ने हाल ही में एक नोट याद रखिएगा, हाल ही में एक संपर्क 4.0 योजना शुरू की है। ध्यान रखिएगा, घोषणा की है, जो केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा आपको क्या किया गया, शुरू किया गया। ये 4था संस्करण होगा, जिसमें क्या करना है, पूरे देश में आयुर्वेद स्नातक छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा और शोध कौशल को प्रोत्साहित करना। तो ये भी याद रखना है, इसके नए अपडेट है जिसको आपको याद करके चलना है कि संपर्क क्या है। क्लियर है? तो लीडरशिप प्रोग्राम के तहत आपको लाया गया है, तो ये भी थोड़ा सा देख के चलना है। चलिए PT फैक्ट देते हैं। प्रश्न क्या है कि CCRAS मंथन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन बहुत आसान है, नई दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, भोपाल। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर आप उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट है, आपको ध्यान रखना है, प्रश्न क्या है, संपर्क का पूर्ण रूप क्या है? तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर आप उत्तर दे सकते हैं। बहुत इजी प्रश्न है। आपको ध्यान क्या रखना है कि जो प्रश्न जिस रूप से पूछे जाते हैं उसका अभ्यास जरूर करके जाइए। 30 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। पूर्ण रूप क्या है, किसके द्वारा शुरू किया गया, मंत्रालय कौन है, विभाग कौन है, मंत्री कौन है, इस प्रकार के प्रश्न लगता है। किस डेट को किया गया, इस प्रकार के प्रश्न करंट में ऑब्जेक्टिव के तौर पर देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट है और अंतिम टॉपिक, राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण NHIS। यह इसलिए जरूरी था ना, अभी याद कीजिए, मैंने 2 अक्टूबर को आप लोगों को एनालिसिस कराया था, 2 अक्टूबर 2025 को, जहां पर बात की गई थी ना कि लोगों तक अगर हम बेहतर
सेवाएं आपूर्ति करते हैं, तो उसका जब तक फीडबैक हमें प्राप्त नहीं होगा तो हम उसमें ऐड ऑन नहीं कर पाएंगे सेवाओं को। ये किस प्रकार से नागरिकों को और भी बेहतर सुविधाएं देनी, किस प्रकार की योजनाओं को चालू करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास ऐसे आंकड़े रहें जो वास्तविक हो, जो लोगों के खर्च और प्लस आय को क्या करता है, निर्धारित करता है और उसका वास्तविक आकलन करता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बचत कितनी हो रही है, तभी तो हम समझ पाएंगे कि हमारा विकास किस रूप से ग्राउंड लेवल तक पहुंच पाया है। नहीं तो आपको देखने को मिलेगा लोग क्या कर रहे हैं, लोग कर्ज पर लेकर सेवाएं ले रहे हैं। जैसे गाड़ियां लेना है, कुछ डाउन पेमेंट कीजिए, आपकी गाड़ी आपके दरवाजे पर होगी, तो वो वास्तविक आय नहीं बता पाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ उसके पास से बहुत से लग्जरियस गाड़ियां हैं, लग्जरियस सेवा है, पर उसका वास्तविक आकलन है। अभी एक केस स्टडी आपको मैं बता रहा हूँ। केस स्टडी, एक वीडियो एक वायरल हुआ है यूट्यूब पर और इंस्टा पर, फेसबुक पर और क्या कह रहे हैं ट्विटर पर, कि एक हाउसिंग जो होता है ना, हाउसिंग, बड़े बड़े शहरों में हाउसिंग प्लान चलाए जाते हैं, जो बड़े बड़े मंजिला मकान होती है उसमें लोग फ्लैट खरीद कर रहते हैं। वहाँ पर उस एक आदमी के द्वारा बनाया गया वीडियो कि देखिए बहुमंजिला इमारतों में लोगों का जीवन कितना सिकुड़ गया है। लोग कर्ज के तौर पर सारी फ्लैट खरीदे हुए हैं और कर्ज के आधार पर जिएंगे, कर्ज के आधार पर ही मर जाएंगे। कहने का मतलब आप बड़े बड़े फ्लैट में, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में तो रह लेते हैं, पर आपके जेब में कितनी पैसे, इसका आकलन बहुत ज़रूरी है। तो यह सर्वेक्षण बता पाएगा। पहला व्यापक घरेलू आय सर्वेक्षण किया जाएगा, नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे, जो आपको विभिन्न देशों के द्वारा कराया जाता है। तो यह इसलिए भी ज़रूरी है कि लोगों के जेब में कितना पैसा, ये तो पता चलना चाहिए ना। तो ये जरूरी है। इसके लिए राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। और ध्यान रखिए 13 अक्टूबर 2025 को घोषणा की गई कि वित्त वर्ष 2026 के लिए क्या किया जाएगा, इसका सर्वेक्षण कराया जाएगा। इसके लिए पोर्टल खोल दिया गया, सभी लोग अपने अपने क्या दे सकते हैं। तो इसके माध्यम से आय वितरण, आर्थिक असमानता और स्वतंत्रता के बाद हुए आर्थिक परिवर्तनों के प्रभावों का आकलन किया जाएगा, किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखें आय का वितरण कैसे किया जा रहा है, आर्थिक असमानताएं किस रूप से है, स्वतंत्रता के बाद हुए आर्थिक परिवर्तन कैसे प्रभावित हुए हैं या उनके कारक कौन रहे, इसका आकलन इस सर्वेक्षण में किया जाएगा। तो इसके आधार पर कुल मिलाकर वही बातें होंगी कि जैसे हम आर्थिक आय का वितरण की बात करेंगे तो बड़े जो वर्ग हैं उनके पास कितना रुपया प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, ये बातें होंगी। अर्थात वो कितना कमा पाए हैं, कितना उनके पास पूंजी संग्रहित हुआ। आप सुनते हो ना विभिन्न रिपोर्टों में, विश्व भारत के 1% लोगों के पास, जो हमारे कुल जो 20% लोग की आय है उसके बराबर पूंजी उनके पास है। इस तरह के आंकड़े सुनते होंगे ना, या विश्व में इस तरह के आंकड़े सुनते होंगे, कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों के हाथ में विश्व की इतनी संपत्ति आए। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आय वितरण के आधार पर किस तरीके से उसका क्या किया निर्देशन किया जा रहा है, उसका आकलन किया जा रहा है, उनके संबंधित निर्णय लिए जा रहे हैं। फिर आर्थिक असमानता किस रूप से है कि आर्थिक असमानता दो प्रकार से समझिएगा। एक वर्ग विशेष अर्थात महिला पुरुष में वितरण कैसे है, और कार्य विशेष कहने का मतलब है कि सेक्टर, जो हमारा प्राथमिक सेक्टर है, द्वितीय सेक्टर है, तृतीय सेक्टर है, उस क्षेत्र में आय की असमानता किस रूप। तो ये दो तरीके से आप आय का हम वितरण निकाल सकते हैं। और आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, आय आर्थिक असमानता को दूर करने में जो हमारा जो सर्वेक्षण होगा वो किस रूप से सहयोगी हो सकता है। तो दोनों का आकलन आपको बताना होगा। क्लियर है? इसके अतिरिक्त याद रखना है कि जब हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSS, ध्यान रखिएगा 1950 में स्थापित हुआ। उसके बाद से देश का विभिन्न आकलन कर रहा है, जिसमें हम बात करते हैं उपभोग की बात करता है, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऋण, गरीबी आदि का विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराता है। इससे संबंधित सारे आंकड़े वो देता है। पर घरेलू आय हाउस होल्ड इनकम पर केंद्रित कोई राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण आज तक नहीं हुआ। इसको लेकर क्या करेगा, यह अब सर्वेक्षण करेगा। अब ध्यान रखिए सर्वेक्षण से उद्देश्य क्या होगा, घरेलू आय वितरण का सटीक चित्रण करना, असमानता, गरीबी उन्मूलन नीतियों के प्रभावों का आकलन करना, फिर उसके बाद 75 वर्ष को सामाजिक आर्थिक बदलावों के दौर को समझना, साक्ष्य आधारित नीति निर्माण करना। अभी मैं क्या बोल रहा था, साक्ष्य बोला था ना,
तो ध्यान यह रखना है कि इसका उद्देश्य इसी रूप से निकल कर आएगा कि हाँ, हम आर्थिक सामाजिक रूप से कितने बदलावों को प्राप्त कर पाए, या उसमें कौन सी कमियां हैं, तो हमको उसमें किस प्रकार के काम करने होंगे, किस प्रकार के काम करने हैं। तो यह तय करवाएगा, आने वाले समय में रोड मैप तैयार करके दे सकता है यह आंकड़े। तो इस तरीके से बहुत ही उपयोगी होगा यह आंकड़े, तो इसे याद रखना। इस तरीके के प्रश्न आपसे बनाए जा सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा इसके अतिरिक्त कि तकनीकी विशेषज्ञ, इनके नेतृत्व में अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, डॉक्टर सुरजीत एस भल्ला, जिनके नेतृत्व में ये सारा सर्वेक्षण का कार्यभार इनको दिया गया। अब ध्यान रखिएगा, अब IMF का एक पूर्व, जो IMF के पूर्व आपको निदेशक रह चुके हैं, तो इनका विशिष्ट योगदान है अपने क्षेत्र में। और गठनकर्ता कौन है, सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन जो कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय MOSPI, इसके द्वारा कराया जाएगा। अब ध्यान रखिएगा इनका मुख्य कार्य क्या होगा, रूपरेखा पद्धति, सैंपल डिजाइन और आकलन तकनीक को तैयार करना। कुल मिलाकर बात यह है कि सर्वे किस रूप से होगा, सर्वे किस रूप से पद्धतियों को अपनाएगा, उसके डिजाइन कैसे क्रिएट करने हैं, और साथ साथ आकलन तकनीक कौन कौन सा अपनाया जाएगा। तो यह विश्व के विभिन्न देशों के द्वारा केस स्टडी करेगा, अपने विश्व में जो आकलन की पद्धतियाँ, उसके आधार पर भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसके पद्धतियों को डेवलप करेगा। तो ये आने वाले समय में आपके लिए एक बहुत ही बेहतर टॉपिक बनने वाला है, तो इसे याद रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका देश इसे अपनाता है। वो अपने हाउस होल्डिंग का क्या डाटा सर्वे करता है, जिसके आधार पर हम और भी उसका रिजल्ट आउटपुट देख पाते हैं। तो इस तरीके से डिजिटल तकनीकों के माध्यम से आय और वेतन संबंधी क्या क्या डेटा की सटीकता की पहचान की जाएगी, उनका वास्तविक आकलन किया जाएगा। अब इसके आधार पर आवश्यकता अनुसार क्या क्या अन्य विशेषज्ञों को भी सदस्य के तौर पर शामिल किया जा सकता है, तो ओपन रखा गया है ताकि सभी क्षेत्रों का लाभ लिया जा सके, उनको आमंत्रण करके। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। चलिए PT फैक्ट प्रश्न लीजिए। PT फैक्ट प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न देख लेते इसका। वर्ष 2026 में भारत का पहला व्यापक घरेलू आय सर्वेक्षण किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस प्रश्न को आप स्टार रखिए। रीजन है कि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में छपे मिलेंगे, क्योंकि इस प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वेक्षण किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा किया जाता है, और जिस संस्था की भी चर्चा हुई, संस्था से संबंधित कोई भी प्रश्न है ना, पूछा जाता है हमेशा। सर्वेक्षण कोई भी कराए वो वहाँ से प्रश्न पूछता है। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर आप उत्तर दे सकते हैं कि इनके द्वारा यह कराया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। क्लियर है। तो इसके साथ ही सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये सीरीज आप जो लोग जरूर देखिए, जो भी आप मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, बेस्ट आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, उसके स्किल को सीखना चाहते हैं, कैसे हम किन मुद्दों पर बात करें, किन बिंदुओं को थोड़ा सा ध्यान में रखें, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। डिकोड सीरीज चलाया जा रहा है। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, टॉपिक जो दिया गया है, किन उत्तर लिखते हुए किन बातों को ध्यान में रखें, किन बातों को ध्यान में रखें कि जैसे उसके निर्देश शब्द होते हैं, निर्देशात्मक शब्द होते हैं ना, उसके लिए हम लोग एक टॉपिक लेकर आएंगे कि जैसे परीक्षण करें, चर्चा करें, तो किन किन बातों को उसमें चर्चा करना, किन बातों को क्या करना है, उसमें विवेचन करना है। तो इस तरीके से आपको उस टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो ये टॉपिक सीरीज चल रहा है, आप लोग जरूर वीडियो देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाके इसे देख सकते हैं। डिकोड सीरीज के नाम से आप देख सकते हैं, सिविल सर्विस एस्पायरेंट प्रॉब्लम्स के नाम से होगा प्लेलिस्ट, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। बहुत ही बेहतर सीरीज है, आप इस पर अपने अध्ययन अध्यापन को और भी धार दे सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। चलिए फिर कल मिलते हैं नए वीडियो एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और जो भी प्रश्न दिया जा रहा है उसका अभ्यास जरूर करें। जय हिंद।